हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड का एक खंड काव्य जिसका शीर्षक है मेवाड़ मुकुट। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पढ़ा दीजिए, तो आज के इस वीडियो में हम इस खंड काव्य को पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना, इस खंड काव्य में 7 सर्ग हैं, मतलब कि इसमें 7 अध्याय हैं। तो आपको इन 7 अध्याय को बस उसकी कहानी को, उसकी कथा वस्तु को सिर्फ ध्यान से समझना है और सुनना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेवाड़ मुकुट जो खंड काव्य है ये लिखा किसने, ठीक है। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के लेखक है गंगा रत्न पांडे, ठीक है। क्लियर है सबको? याद रखना, आपके जिले में ये जो खंड काव्य है ये जिले वाइज होती है, मतलब कि 9 खंड काव्यों में जो हर एक जो खंड काव्य है वो अलग अलग जिले में आएगा, ठीक है। मान लो कोई कानपुर में आ रहा है तो कोई लखनऊ में आ रहा है, इस तरह से ये खंड काव्य आएंगे। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपकी जो हिंदी की बुक होगी उसके पहले पेज पे यानी कि पहले पृष्ठ पे आपको लिखा होगा कि कौन सा खंड काव्य आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आपको वही खंड काव्य पढ़ना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना है जो आपके जिले में आ रहा हो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु क्या है, यानी कि इसका जो चरित्र है, इसका जो मेन मुख्य पात्र है वो कौन है, ठीक है। तो मेवाड़ मुकुट ये जो खंड काव्य है इसकी कथा वस्तु महाराणा प्रताप पर आधारित है, ठीक है। लिखा है यहाँ पे गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट, यानी कि ये जो खंड काव्य है इसके लेखक है गंगा रत्न पांडे। लिखा हुआ है गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में महाराणा प्रताप के त्याग, उनके शौर्य, साहस एवं बलिदान पूर्ण जीवन के एक मार्मिक कालखंड का चित्रण है, ठीक है। अब ये जो खंड काव्य है इनमें किसी ना किसी घटना का, किसी ना किसी कहानी का एक कथा वस्तु, एक चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस खंड काव्य से आखिर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो सबको ये याद रखनी है कि इस खंड काव्य में 7 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब होता है अध्याय, 7 अध्याय। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका जो मुख्य पात्र है महाराणा प्रताप, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है कि प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षिप्त में समझाइए, या फिर एक साथ ये आ जाए कि 7 सर्ग को संक्षिप्त में समझाओ, ठीक है। या फिर ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की किस घटना से, किस सर्ग ने आपको प्रभावित किया है। तो आपको उसी सर्ग के बारे में लिखना है, उसी अध्याय के बारे में जिससे आप प्रभावित हुए, ठीक है। तो ये निर्भर करता है कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, मतलब मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया क्या है, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन भी बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको अपनी कॉपी में आंसर्स लिखने हैं जो कि बहुत अच्छे से लिखने, ठीक है। चलो तो देखते हैं। लिखा है स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप अकबर से, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा बात हो रही है, अब जब जो मुगल शासक थे अकबर और जो महाराणा प्रताप थे इनके मध्य जो युद्ध हुआ था, लिखा है स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप अकबर से युद्ध में पराजित हो जाते। पराजित का मतलब होता है हारना, ठीक है। तो जो महाराणा प्रताप है ये अकबर से युद्ध में हार जाते हैं। इसके बाद ये किसी अरावली पर्वत में जाकर एक कुटी बनाकर, एक झोपड़ी बनाकर वहां पर छिप जाते हैं, ठीक है। और वो वहां बैठकर अपने परिवार के साथ, अपने और लोगों के साथ योजना बनाते हैं कि किस तरह से उन्हें वापस से अकबर से युद्ध करना है। तो इसमें यही घटना बताई गई है। लिखा है स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप अकबर से युद्ध में पराजित होकर अरावली के जंगल में भटकते फिरते हैं। यहीं से इस काव्य खंड का प्रारंभ होता है, मतलब इस काव्य खंड की शुरुआत में यही बताया जाता है कि किस तरह से जो राजा अकबर है वो अरावली के जंगलों में भटकते फिर रहे हैं। प्रस्तुत काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभाजित है। अब जो प्रस्तुत जो एक खंड काव्य है इसको 7 सर्गों में, 7 अध्यायों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो इसका प्रथम सर्ग, याद रखना प्रथम सर्ग, इसे हम अरावली सर्ग के रूप में भी जानते हैं। अगर आ जाए कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की अरावली सर्ग की कथा वस्तु संक्षिप्त में समझाइए, तो उसमें आपको प्रथम सर्ग के बारे में बताना है, ठीक है। लिखा है अरावली सर्ग की रचना पूर्व पीठिका के रूप में की गई है। हल्दी घाटी के, अब यहाँ पे एक सवाल आया हल्दी घाटी, तो यूपी बोर्ड की बुक में एक कविता है जिसमें हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बताया गया, ठीक है। उसमें भी महाराणा प्रताप की वीरता, उनके शौर्य के बारे में श्याम नरेश पांडे ने बताया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हल्दी घाटी के मैदान में बड़ी वीरता से
युद्ध करने के बाद भी महाराणा प्रताप की जो सेना है वो पराजित हो जाती है, हार जाती है। उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप साधनहीन हो जाते हैं, मतलब महाराणा प्रताप के पास ना तो कोई सेना बचती है और ना ही कोई शस्त्र अस्त्र, कुछ भी नहीं बचता। अब वो साधनहीन होकर अरावली के जंगलों में भटकते हैं। लिखा है अरावली एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी अंचल में गौरव से सिर उठाए खड़ी है। यहाँ पर अरावली पर्वत के बारे में बताया गया है कि जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। महाराणा प्रताप शत्रु की कन्या दौलत को अपनी शरण में रख उसे पुत्रीवत व्यवहार करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है जो महाराणा प्रताप है वो अकबर के मामा की पुत्री जिसका नाम दौलत है उसको अपने पास रखते हैं और उसके साथ अपनी पुत्री के समान ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, और जो दौलत है वो भी महाराणा प्रताप के साथ श्रद्धा का भाव रखती है और उन्हें भी अपने पिता की तरह सम्मान देती है। आपको एक सर्ग में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दौलत सर्ग की कथा वस्तु को संक्षिप्त में समझाइए, जिसमें आपको बताना होगा कि दौलत सर्ग मतलब कि जो दौलत है वो महाराणा प्रताप के प्रति आस्था रखती है, साथ ही साथ महाराणा प्रताप की पत्नी के प्रति भी वो श्रद्धा भाव रखती है। यहाँ पे लिखा है उनकी पत्नी महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए वनवासिनी सीता के समान एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। अब जब जो राणा प्रताप थे वो जंगलों में भटक रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी थी और उनका पुत्र भी। अब उनकी जो पत्नी है वो अपने पुत्र को, अपने छोटे से पुत्र को गोद में लिए हुए बैठी हुई एक वृक्ष के नीचे। अरावली स्वयं स्वतंत्रता के उपासक इस प्रताप की रक्षा में सन्नद्ध है और जो अरावली पर्वत है वो स्वयं महाराणा प्रताप की रक्षा कर रहा है। आगे लिखा हुआ है, अब आ गया इसका दूसरा सर्ग। तो पहले सर्ग में हमने जाना सिर्फ अरावली पर्वत के बारे में कि जो राणा प्रताप थे वो अरावली के जंगलों में भटक रहे थे युद्ध में पराजित होने के बाद। ठीक है, अब बात होते हैं दूसरे सर्ग की। अब द्वितीय सर्ग का नामकरण महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। ठीक है, दूसरे सर्ग में लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से इन सब चीजों से बहुत ज्यादा व्यथित थी, दुखी थी। लिखा है इस सर्ग में उसी का चरित्र अंकित हुआ है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे। अब जो महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी रानी लक्ष्मी वो तो स्वयं एक रानी थी, उन्होंने वैभव, उनके सारे सुख साधन संपन्न की स्थिति उन्होंने देखी हुई है। अब वो आज इस तरह से जंगलों में भटक रही हैं तो उन्होंने लिखा है कि रानी लक्ष्मी के वैभव के दिन देखे हैं और अब उस निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है कि जंगलों में वो किस तरीके से एक झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। जो महलों में रहने वाली रानी आज जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रह रही है। लिखा है लेकिन सच्ची भारतीय पत्नी और वीर छत्राणी के रूप में उसे अपने कष्टों की चिंता नहीं है। अब लेकिन चूंकि वो एक सच्ची भारतीय है और साथ ही साथ एक राजा की पत्नी है तो और एक साथ ही साथ एक छत्राणी है तो उन्हें इन जंगलों में भटकते हुए उन्हें अपने कष्ट बहुत कम लग रहे हैं। लिखा हुआ है पर वह कंदमूल फल खाकर वह पृथ्वी पर सोकर धैर्य पूर्वक अपने दिन गुजार देती है। उसके हृदय में उथल पुथल मची हुई है। अपने बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह कभी कभी धीरज खो बैठती है। अब जो रानी है वो तो इस माहौल में इस तरह से जंगलों में रहने के लिए वो तो अच्छे से रह रही हैं, लेकिन अब उन्हें दुख हो रहा है कि उनका जो पुत्र है जो स्वयं एक राजा का पुत्र है वो किस तरह से इस जंगल में अपने दिन काटेगा, कैसे व्यतीत करेगा। अब लिखा है वह सोचती है, यानी कि जो रानी लक्ष्मी है वो सोचती है कि राणा ने स्वतंत्रता नहीं बेची इसीलिए दुख मिल रहा है। अब जो राणा प्रताप है वो मुगल सेना के सामने वो नतमस्तक नहीं हुए, वो झुके नहीं, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को नहीं बेचा है, इसीलिए आज वो दुख के दिन वो देख रहे हैं। वह उत्साहित होकर कह उठती है हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। अब वो क्या कह रही है कि हमको ये जो कष्टों का जो समुद्र है, जो सागर है, ये हमें डुबा नहीं पाएगा, हमारे आत्मबल को, हमारे स्वाभिमान को कम नहीं होने देगा। तभी राणा प्रताप कुटी यानी कि झोपड़ी के बाहर आकर रानी के जागते रहने का कारण पूछते हैं। रानी की मनोदशा समझकर राणा प्रताप सजल नेत्र हो जाते हैं। अब रानी की अपनी पत्नी की इस तरह से मनोदशा देखकर कि वो कितनी व्यथित है, इन सब बातों को याद करके जो राणा प्रताप है उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, सजल नेत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम तृतीय सर्ग पे। याद रखना प्रथम सर्ग का भी अगर पूछा जाए कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए, तो आपको सिर्फ प्रथम सर्ग में ही लिखना है कि उसमें आपने क्या क्या देखा। अगर द्वितीय का पूछा जाए तो द्वितीय का भी आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आया तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग का नामकरण काव्य के नाम पर हुआ है। इसमें
प्रताप की अंतर्द्वंद का चित्रण है कि किस तरह से जो राणा प्रताप है उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। राणा प्रताप के सामने मेवाड़ की मुकुट की विकराल समस्या है। ठीक है, अब राणा प्रताप क्या सोच रहे हैं कि जो उनका जो राज्य है मेवाड़ उसको वो कैसे बनाए रखें। लिखा है, अब भी अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से आहत है। अब उनके जो भाई थे जिनका नाम था शक्ति सिंह, तो वो क्या करते हैं, वो जाके मुगल सेना से मिल जाते हैं। तो राणा प्रताप उनके विश्वासघात से बहुत ज्यादा दुखी है। लिखा हुआ है, उसके अकबर से मिल जाने का उन्हें दुख भी है। यह सोचकर भी उनका उत्साह जरा भी कम नहीं होता। वे जानते हैं कि जब उसकी आत्मा धिक्कारेगी तो वह अवश्य ही लौटकर वापस आएगा। अब वो सोचते हैं कि जब उनके भाई को आत्मा धिक्कारेगी कि उसने खुद अपनी मातृभूमि के साथ छल किया है, तो वो एक दिन वापस अपने राज्य वापस लौट आएगा। लिखा है, वे मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं कि वे मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण तक दे देंगे। और इस सारी परिस्थितियों में जो राणा प्रताप है वो मन ही मन सोचते हैं कि वो एक मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि वो एक दिन अपने मेवाड़ को जरूर ही स्वतंत्र करवाएंगे। लिखा है, वे चेतक की, अब यहाँ पे आया चेतक जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, वे चेतक की स्वामी भक्ति तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं तथा अनायास दौलत से मिलने के लिए चल देते हैं। अब जो अकबर की जो मामा की बेटी थी जिसका नाम था दौलत, तो उन्हें यहाँ पर दौलत की भी चिंता हो रही है, क्योंकि दौलत भी एक राजा की ही बेटी थी, हमेशा बड़े बड़े महलों में रही है, और आज वो राणा प्रताप के साथ किस तरह से एक झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अब आया चतुर्थ सर्ग। ठीक है, चतुर्थ सर्ग को दौलत सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के दौलत सर्ग का संक्षिप्त में कथा वस्तु बताइए, तो आपको उसके चतुर्थ सर्ग के यानी कि चौथे अध्याय के बारे में लिखना है। ठीक है, लिखा है, चतुर्थ सर्ग का नामकरण बालिका दौलत के नाम पर हुआ है। दौलत अकबर के मामा की बेटी है। दौलत कौन है? वो है अकबर के मामा की बेटी। वह पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तों के द्वारा बनाई गई झोपड़ी। वह पर्णकुटी के पीछे एक वृक्ष की छाया में बैठी अपने विगत जीवन मतलब अपने बीते हुए जीवन के बारे में विचार करती हुई मन ही मन कहती है कि उस भोग विलास भरे जीवन में कटुता ही थी। मतलब वो क्या कहती है कि वो जो जीवन व्यतीत कर रहे थे उसमें सिर्फ कटुता थी, प्रीति नहीं था। प्रीति मतलब स्नेह और प्रेम नहीं था। अकबर के साम्राज्यवाद की लिप्सा उसके कोमल हृदय में घृणा के बीज बो देती है। किंतु अब जब वो देखती है कि जो अकबर है वो किस तरीके से हर छोटे छोटे साम्राज्य पे आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता है, तो इससे वो क्या होता है, उसके मन में इन सब चीजों के प्रति बहुत ज्यादा घृणा पनप जाती है। लिखा है, किंतु राणा प्रताप के प्रति उसके विचार पिता जैसी श्रद्धा से युक्त हैं। राणा के भाई शक्ति सिंह पर दौलत का मन आकृष्ट है। अब जो राणा प्रताप है वो दौलत उनको अपने पिता के समान मानती है, और उनका जो भाई है जिसने विश्वासघात किया वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज है, दुखी है। लिखा है, किंतु वह राणा के सम्मुख अपनी कहानी कहकर उनके दुख को और नहीं बढ़ाना चाहती। वह शक्ति से और प्रताप की तुलना करते हुए कहती है कि ये सूर्य है तो वह दीपक है। दौलत को उसी समय वृक्षों के पीछे से किसी की पदचाप मतलब कि पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है। यहीं पर इस सर्ग का समापन हो जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए, तो उसमें आपको दौलत की विशेषताएं बतानी है कि किस तरह से वो उसे ये वन प्रकृति मतलब उसे वनों में रहना ज्यादा अच्छा लग रहा था महलों में रहने की अपेक्षा, और वो अपने स्वयं के पिता को छोड़ के वो राणा प्रताप के साथ महाराणा प्रताप के साथ पिता के रूप में एक श्रद्धा की भावना रखती है। और वो किस तरह से राणा प्रताप को अच्छा कहती है और साथ ही साथ जो उनके भाई होते हैं उन्हें वो शक्ति सिंह को वो बुरा कहती है। ठीक है, ये सब आपको अपने आंसर में लिखना है। अब आते हैं हम पंचम सर्ग मतलब कि पांचवें अध्याय में क्या बताया है। लिखा है, राणा के भाई शक्ति सिंह पर दौलत का मन आकृष्ट है, किंतु वह राणा के सम्मुख अपनी कहानी कहकर उनके दुख को और अधिक बढ़ाना नहीं चाहती। ठीक है, अब यहाँ पे आया पंचम सर्ग। लिखा है, पांचवें सर्ग का शीर्षक चिंता है। ठीक है, यहाँ ये पंचम सर्ग नहीं है, यहाँ पे अभी तक चतुर्थ ही चल रहा था, यहाँ से शुरुआत होती है पंचम सर्ग की। अब पंचम सर्ग का नाम है चिंता सर्ग। ठीक है, लिखा है, दौलत के पास पहुंचकर राणा उसके एकांत चिंतन का कारण पूछते हैं। अब जो राणा प्रताप है वो दौलत के पास वो
कि दौलत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम अकेले में बैठ के क्या चिंता कर रही हो। दौलत अपने को परम सुखी और निश्चिंत बताते हुए स्वयं राणा के रात दिन चिंतित रहने को ही अपनी चिंता का कारण बताती है। और दौलत क्या कहती है कि मैं इसीलिए परेशान हूं, इसलिए चिंता में है क्योंकि आप रात दिन चिंता में रहते हैं और परेशान रहते हैं। फिर लिखा हुआ है, इसी प्रसंग में राणा प्रताप कहते हैं कि वे रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर कुछ विचलित है। अब राणा प्रताप बताते हैं कि वो रानी लक्ष्मी की आंखों में जो आंसू है उनको देख के थोड़े से परेशान है। अतः दौलत राणा के साथ लक्ष्मी के पास जाकर उसके मन की पीड़ा को जानने और यथाशक्ति उसे दूर करने के लिए तत्पर हो जाती है। और जो दौलत है वो राणा प्रताप से कहती है कि हम दोनों साथ में चल के माता लक्ष्मी से उनकी परेशानी का, उनके व्यथित होने का कारण पूछते हैं और उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम षष्ठ सर्ग पे, मतलब यहाँ पर छठवां सर्ग शुरू हो गया। याद रखना ये एक कथा वस्तु है, मतलब एक कथा के रूप में आपको चीजें बताई जा रही हैं। इससे जैसे भी क्वेश्चन आंसर आने हैं, ठीक है, उसको एग्जाम में आपको लिखना है। क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है षष्ठ सर्ग, मतलब छठवां सर्ग। लिखा है, छठवें सर्ग का शीर्षक है पृथ्वीराज। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि मेवाड़ मुकुट के पृथ्वीराज सर्ग की कथा वस्तु संक्षिप्त में बताइए, तो आपको षष्ठम सर्ग मतलब कि छठे अध्याय के बारे में लिखना है। लिखा है, क्षितिज में अरुणाभा फैल जाने पर राणा सभी को यात्रा के लिए तैयार कर देते हैं। उसी समय एक अनुचर अकबर की दरबारी कवि पृथ्वीराज का पत्र लाकर राणा को देता है। अब यहाँ पे बात हो रही है, जो अकबर का जो दरबारी है, ठीक है, वहां के जो कवि हैं पृथ्वीराज, ठीक है, अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज का एक संदेश वाहक लाके राणा प्रताप को देता है। अब वे पत्र पढ़कर राणा प्रताप पत्र पढ़कर पृथ्वीराज से मिलने जाते हैं। अब जो राणा प्रताप है वो उस पत्र को पढ़ते हैं और अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज से मिलने जाते हैं। लिखा है, पृथ्वीराज अपने और अपने जैसे अन्य राजपूत नरेशों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं। अब जो पृथ्वीराज होते हैं वो कहते हैं कि किस तरीके से वो पृथ्वीराज और उनकी तरह अन्य राजपूत राजा अकबर के सामने झुक गए, इस बात से का वो दुख प्रकट करते हैं। और आगे कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजपूती मर्यादा को भूलकर अकबर का साथ दिया था। अब हम अकबर से प्रतिशोध का मतलब होता है बदला। अब हम अकबर से प्रतिशोध लेकर मेवाड़ को पुनः वापस से प्राप्त कर लेंगे। पृथ्वीराज यह भी बताता है कि भामाशाह सेना का प्रबंध करने के लिए साधन प्रस्तुत करते हैं। अब जो महाराणा प्रताप थे तो पृथ्वीराज उनके पास आते हैं और उनके साथ मिलकर योजना बनाते हैं कि हम लोग फिर से अपने मेवाड़ को स्वतंत्र कराएंगे और वापस से मेवाड़ पर आपका शासन होगा। और इसके साथ वो बताते हैं कि जो भामाशाह है वो हमारे युद्ध के लिए एक सेना का भी प्रबंध कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं सप्तम सर्ग पे। सप्तम सर्ग का शीर्षक भामाशाह के नाम पे। ठीक है, जैसे षष्ठ में आपने पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा वैसे ही आप सातवें सर्ग में आप पढ़ेंगे भामाशाह के बारे में। लिखा है, राणा प्रताप एकांत में बैठकर बदलती हुई परिस्थिति पर विचार करते हैं कि उसी समय भामाशाह पृथ्वीराज के साथ आकर जय जयकार करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, लिखा है, भामाशाह अपने पूर्वजों द्वारा संचित अपार निधि राणा के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बताया है कि जो भामाशाह है उनके जो पूर्वजों के पास जितनी भी धन संपत्ति थी, तो जो भामाशाह है वो उस धन संपत्ति का प्रयोग इस युद्ध में करना चाहते हैं। लिखा है, परंतु जो राणा प्रताप है, राणा प्रताप दी हुई वस्तु को वापस लेना मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते। अब वो क्या कहते हैं कि जो वस्तु एक बार हमने तुम्हें दे दी है, जो धन संपत्ति तुम्हें दे दी है, अब उसको वापस लेना उचित नहीं है। प्रताप का यह वचन सुनकर, महाराणा प्रताप की ये बातें सुनकर भामाशाह कहता है कि क्या यह प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य नहीं है कि वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। तो वो पूछते हैं, क्या ये हम भी तो मेवाड़ के ही पुत्र हैं, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने मेवाड़ के लिए अपना सब कुछ, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए न्यौछावर कर दें। लिखा है, भामाशाह के इस विनयपूर्ण अकाट्य तर्क को राणा प्रताप अस्वीकार नहीं कर पाते और भामाशाह को गले से लगा लेते हैं। यही मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। और यहाँ पर मतलब कि इस खंड काव्य में उनके जो 7 अध्याय थे वो 7 अध्याय इस खंड काव्य पर आकर
समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपके जिले में अगर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य आ रहा है तो उससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें आपको सातों सर्ग के बारे में बताया गया है। क्वेश्चंस बनेंगे कि या तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर राणा प्रताप का चरित्र चित्रण बताइए, या फिर भामाशाह का चरित्र चित्रण, ठीक है, या फिर पूछ लिया जाए कि दौलत का चरित्र चित्रण बताइए। ठीक है, तो आपको लिखना है। और अगर वे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के सातों सर्ग को संक्षिप्त में बताइए, तो ये जो सातों सर्ग पढ़े हैं, जो सातों अध्याय पढ़े हैं, इनको भी आपको संक्षिप्त में अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको और कौन कौन से वीडियोस चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।